बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और एक जो है वो बात दुरुस्त कर लीजिए, ये वाक़या जो है ये हॉस्पिटल का नहीं है, ये मेडिकल कॉलेज का है। हॉस्पिटल के साथ मेडिकल कॉलेज अटैच ज़रूर होता है, लेकिन ये वाक़या जो रूनुमा हुआ है ये मेडिकल कॉलेज की छत के ऊपर हुआ है, हॉस्पिटल की छत के ऊपर नहीं। सर, ये बहुत बड़ा एक फ़र्क है कि वाक़या रूनुमा कहाँ पर हुआ है। जिन लोगों ने भी एक किताब पढ़ी है या उसका नाम सुना है, उसका नाम है ग्रेज़ एनाटमी। और ये अगर पिछले 100 साल देखा जाए तो इस किताब को, मैं 100 साल तो अपनी तरफ से कह रहा हूँ, कई सदियों से ये किताब जब से लिखी गई है तब से ये रायजुल वक्त है और ये सिलेबस की किताब है। वो चेंज इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इंसान का जिस्म चेंज नहीं हुआ। तो जब भी इंसान के जिस्म को किसी भी तबीब ने पढ़ना है, डॉक्टर ने पढ़ना है, ये पहले 2 साल जो मेडिकल कॉलेज के हैं, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, इसमें ये ग्रेज़ एनाटमी पढ़ते हैं और एनाटमी का फिर इनका उसके बाद पेपर और वाइवा होता है जिसको पास करना लाजमी होता है। इसको पढ़ने के लिए अब आपको एक डेड बॉडी चाहिए। अब वो डेड बॉडी जो है वो कहाँ से मिलेगी, ये कानूनी शिक्के मुख्तलिफ है। अमूमी तौर पर यह किया जाता है कि जो लाशें हस्पताल में लावारिस आती हैं उनको एक प्रोसेस के तहत लावारिस करार दे दिया जाता है कि लावारिस है, और वो पुलिस को भी पता होता है। फिर उन लावारिस लाशों को ड्राई आउट करना होता है। ड्राई से मतलब है कि उनको उनके जिस्म के जो और पानी है उसको खुश्क करना होता है। उसके लिए वो अमूमी तौर पे ड्राई मेथड इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इन लोगों की यही बॉडीज़ जो हैं, इनमें से बोन्स भी निकाली जाती हैं और इनको डिसेक्शन हॉल में लाकर डायसेक्ट किया जाता है। डायसेक्ट से मुराद है सर से लेके पाँव के नाखून तक एक एक नर्व, एक एक मसल चीर फाड़ करना, इल्म की खातिर कि लोग उसको पढ़ सकें। अगर डेड बॉडी नहीं होगी हस्पताल में तो हमारा कोई भी डॉक्टर जो है वो तबीब नहीं बन सकता। और ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर राइज नहीं है, ये सारी दुनिया के अंदर इसी तरह से सिलसिला चलता है। जो लोग म्यो हॉस्पिटल की तरफ में रहते हैं उनको भी अंदाज़ा होगा कि जिस तरफ मॉर्चरीज़ हैं, मॉर्चरीज़ के साथ मॉर्चरी होता है सर्द खाना। सर्द खाने में लाशों को उनको रखा जाता है जिन्होंने चले जाना है। क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ पे एक कीड़ा होता है जिसको मैगेट कहते हैं। मैगेट कीड़ा होता है जो कि जिस्म को खा जाता है। जब तक मैगेट कीड़ा जो है वो पैदा होने वाला हो तो वो डेड बॉडीज़ को डेड बॉडीज़ के साथ फिर नहीं रखा जाता, क्योंकि वो फिर दूसरी बॉडीज़ के अंदर भी चला जाता है और उनको भी ख़राब करता है, बिल्कुल जिस तरह वायरस एक दूसरे को लगता चला जाता है। इसलिए इनको अलग करना पड़ता है। इस मेडिकल कॉलेज में ऊपर 3 कमरे बने हुए हैं जिनके अंदर ये लाशों को रखते हैं। और अगर ओवर स्पिल होगा यानी कि ज़्यादा होंगी, फिर कहाँ रखा जाएगा मुझे नहीं पता। कानून क्या कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन रवायत ये हुआ करती थी जिस पे कि एक बहुत बड़ा हुकूमती चैप्टर जो है वो क्वेश्चनेबल है कि इन लाशों को बुनियादी तौर पे कब्रिस्तानों में दफन कर दिया जाता था। फिर जब एक वक्त गुजर जाता था, 3-6 महीने गुजर जाते थे जिसमें कि डॉक्टर को पता होता था कि अब इस लाश में कुछ नहीं रहा, फिर वो उसकी हड्डियाँ निकालते थे। अब इसको कौन सा कानून तहफ़्फ़ुज़ देता है, ये इस पे इस्लाम क्या कहता है, ये भी बात करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ये इस बात को यूँ कह देना कि ये लाशें जो हैं वो वहाँ पे पकड़ी गई हैं, ये जुर्म नहीं है, ये तालीम का हिस्सा है, ये किताब का हिस्सा है। अगर ये हिस्सा ही ना हो तो वहाँ पे लाशें यकीनन एक जुर्म है। लेकिन हमारे मुशीर साहब जो हैं वो वहाँ गए, उन्होंने कहा कि यहाँ पे ये सूरत हाल कैसी है, ये क्यों है। मुशीर साहब को मेरे ख्याल में पहले ब्रीफिंग करनी चाहिए थी कि ये सूरत हाल हस्पतालों में होती है। हाँ, 0 to 10 की स्केल पे अच्छी या बुरी हो सकती है, लेकिन हॉस्पिटल्स के लिए, मेडिकल कॉलेजेस के लिए ये चीज़ जो है ये इतना अचंबा नहीं है। जो मरियम अशरफ का इस पे एक बयान आया वो ज़रा सुन लीजिए कि मरियम अशरफ इस पे क्या कहती हैं, जो कि एनाटमी की इस हस्पताल में प्रोफेसर हैं। इनमें से जो बॉडीज़ हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल स्टूडेंट्स की इल्म तदरीस के लिए, और ये तमाम चीज़ें होम डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक। अब मुझे ये सवाल मेरे दिल में आता है कि ये बात जो होम डिपार्टमेंट के अप्रूवल के बाद होती है, ये हमारे मुशीर आला ख़ास को क्यों नहीं पता?
क्योंकि मुझे इस बात पे बड़ी हैरत हुई कि इस मामले पे प्रोफेसर साहिबान को जो है वो आपने ऑफलाइन कर दिया कि जनाब अभी आप ऑफ एयर हो जाए, आप अभी सामने ना आए, क्योंकि ये प्रोफेसर्स का काम नहीं है बॉडीज़ को हैंडल करना, ये इंतहाई लोअर स्टाफ का काम है। और आप गौर कीजिएगा, कभी आप हॉस्पिटल के किसी ऐसे जगह पे जाएं जहाँ एनेटमी है, वहाँ पे हॉल आप देखिए, वहाँ पे लाशों के भरमार लगे होते हैं किसी तरतीब से। लेकिन अगर आप मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल्स में जाएंगे और पहले और दूसरे साल के बच्चों से मिलेंगे तो वो इंसानी जिस्म की हड्डियां लेकर फिर रहे होते हैं, उससे कलमों पे निशान लगा रहे होते हैं, उसको दरमियान में रख के बहस कर रहे होते हैं। वो जो मरियम कह रही है वो बात तो दुरुस्त है, लेकिन ये मलबा क्या किसी प्रोफेसर पे उतरना चाहिए या किसी मुशीर ख़ास पे जिसने इसके ऊपर इतना रद्द-ए-अमल दिया, जो कि मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत नहीं, उसके सिलेबस का हिस्सा है। हमारे साथ मेहमान है ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़िया साहब, खैरियत से हैं आप? हमारे साथ मुफ्ती साकिब हुसैन अमजदी के कराची से हमें ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। फरहाद अली शाह भी हमारे साथ टेलीफोन पे होंगे जो कि हमें कानूनी राय देंगे। डॉक्टर मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर खलीकुर रहमान साहब, माजरत चाहता हूँ, वो आपने पहले भी कहा, फिर मेरे से गलती होगी। डॉक्टर मुफ्ती खलीकुर रहमान साहब जो हैं ये भी तशरीफ़ रखते हैं, और मोहसिन अली नुमाइंदा समा मुल्तान भी हमारे साथ हैं। मोहसिन, सबसे पहले तो आप हमें इस बात की थोड़ी सी सैकड़ों बात दीजिए और ये बता दीजिए कि अब ये सूरत हाल जो है वो कहां तक पहुंची है और छत पे अब क्या क्या तब्दीलियां जो हैं वो आ चुकी हैं। जी बहुत शुक्रिया। ऐसा है कि जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा अस्पताल भी है और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी है, जहां पर कुछ रोज़ कबल सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हुई थी जहां पर दिखाया जा रहा था कि कुछ लाशें हैं वो निश्चित अस्पताल की छत के ऊपर पड़ी हुई हैं, जिसको चील, कौवे, गिद्ध और कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, जिसकी काफ़ी ख़राब हालत थी, जिसको देख के इंसान खून के आंसू रोने पर मजबूर हो गए। क्योंकि हम इस्लामी रियासत में रहते हैं, जो भी कोई इंसान फोत होता है तो सबसे पहले उसका काम ये होता है उसको गुस्ल दें, कफन पहनाएं, नमाज जनाजा अदा करें और उसके बाद उसकी तदफीन की जाए। ये लावारिस लाशें थी जो पुलिस हुकाम लेके निश्चित अस्पताल गए और पुलिस का ये जिम्मेदारी होती है कि वो 2 दिन के अंदर, ज़्यादा 30 दिन के अंदर लावारिस लाश के लवाहिकीन हैं उनको तलाश करें और ये बॉडी उन तक हवाले करें। अगर लावारिस जो लाशें हैं उनके लवाहिकीन नहीं मिलते तो ये फिर ये उनको काबिल इस्तेमाल मिल जाते थे पढ़ाने के तौर पे। अब यहाँ पर मशीर थे वज़ीर पंजाब के तारिक ज़मान गुजर, उन्होंने निश्चित अस्पताल का विज़िट किया, ऊपर छत पे गए, वहाँ पहले 4 लाशें मिल गई। उसके बाद जब आगे कमरे में गए तो वहाँ दर्जनों के हिसाब से लाशें थी, जिस पर वज़ीर पंजाब ने नोटिस भी लिया और 6 रुकनी कमेटी भी बनाई। उस 6 रुकनी की कमेटी की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक जो 3 जो डॉक्टर थे, इसमें डॉक्टर मरियम अशरफ और डेमोस्ट्रेटर डॉक्टर अब्दुल वहाब, डॉक्टर सैयद अब्बास, उनको मुअत्तल कर गया। इसके साथ साथ 3 मुलाजमीन थे निश्तर के, वो भी मुअत्तल, और 2 SHO थे उनको भी मुअत्तल कर दिया गया। क्योंकि जो आला अफसरान थे, जिस तरह MS हो गया, निश्तर का प्रिंसिपल हो गया, वाइस चांसलर हो गया, उन्हें कुछ भी नहीं कहा गया इस हवाले से, क्योंकि ये अब से नहीं हो रहा, ये साल से ये प्रोसेस चल रहा है। जो तुलबा यहाँ पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं उनको पढ़ाया जाता है। मोहसिन अली, ये बताइए कि ये लाशें जो वहाँ रखी गई थी, ये क्या खबर है कि इनको क्यों रखा गया था यहाँ पे? जो हमारे डॉक्टर साहब से बात हुई उनका यही कहना था कि नेचुरल ड्राई करने के लिए 4 लाशें रखी गई थी ताकि जो एनाटॉमी डिपार्टमेंट के तुलबा हैं वो उनको पढ़ सकें, उनको रिसर्च कर सकें, क्योंकि जो नए आने वाले तालिबात होते हैं। अच्छा, ये 4 लाशें जो थी ये कमरों से बाहर थी जिनको नेचुरल ड्राई के लिए रखा गया था, जो कमरे के अंदर लाशें थी वो क्यों रखी गई थी? उनका ये कहना है कि वो नाकाबिल शनाख्त हो चुकी थी। हमने पुलिस वालों को भी कहा ये नाकाबिल शनाख्त हो गई है, इसको तदफीन की जाए या लवारिस उनको मुंतकिल की जाए। लेकिन ये एक ऐसा प्रोसीजर पुलिस की भी नाअहली है, इसके अंदर कहा जाए कि वो उन वारिसीन तक नहीं पहुँच सकी, जिसकी वजह से जो कमरे के अंदर दर्जनों के हिसाब से लाशें पड़ी हुई थी जिसकी कोई देखभाल नहीं हो रही थी। जो लाशें ऐसी कंडीशन में थी कि उसको बताया भी नहीं जा सकता कि वो किस तरह की लाशें वहाँ पर मौजूद थी। और इसके साथ साथ निश्तर के हवाले से बात की जाए तो निश्तर में इस टाइम 36 से 40 जो लाशें रखने की गुंजाइश है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाशें आती हैं जिसकी वजह से इनको ज़्यादा देर तक रखना भी नामुनासिब होता है। इस वजह से वो जो 36 से 40 लाशें रखनी है, ये मॉर्चुरी में रखनी है, ये जैसे सर्द खाना कहते हैं, वहाँ पे 40 की कैपेसिटी है। ये लाशें मॉर्चुरी वाली लाशें नहीं हैं, ये स्टडी वाली लाशें हैं। सो इनका ताल्लुक तो 40 लाशों से नहीं हो सकता ना। ये तादाद इनकी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी बिना पर वो सर्द खाने फुल होने के बाद इसको ऊपर छत पर रख दिया गया था, उनकी बेरहमती हो रही थी। ये पुलिस की जिम्मेदारी थी कि वो लावारिस लाशों के लवाहिकीन को तलाश करें, वहाँ तक पहुँचें या इसको किसी महफूज जगह पर तदफीन कर दी जाती है। लेकिन ये साल से इस तलाश का सिलसिला जारी है और ये इस तरह के चल रहे हैं। और तालिबात को पढ़ाने के लिए जो डॉक्टर्स रहते हैं उनको एक कहना है कि हमारे रिसर्च के लिए तौर पर हमने लाशों को इस्तेमाल करते हैं और ये लाशें तो पड़ी हुई हैं।
ठीक होगी बात। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हुजूर अक़दस। इसमें एक बात और अर्ज़ करता चला जाऊँ कि मॉर्चरी की जो लाश होती है, जैसे कि खुदा न खास्ता किसी की बाहर से लाश आई है या किसी के बाहर से बच्चे आने हैं या कोई लोग आने हैं, तो आप चाहते हैं कि 2 दिन लाश जो है वो सर्द खाने में रहे, उसके लिए मॉर्चरी होती है। और ऐसी लाशें जो कि अस्पताल में जाती हैं, जिनका पोस्टमार्टम हुआ होता है, उनको भी मॉर्चरी में रखा जा सकता है। लेकिन जब लाश के अंदर एक ख़ास कीड़ा बैक्टीरिया शुरू हो जाए होना, मैगेट, तो फिर उसको वहाँ से निकालना पड़ेगा। अब ये निकाल के दफन करना, क्या ये हस्पताल का काम है? क्या उनको कफन पहना के उनका नमाज जनाजा करना, क्या हॉस्पिटल में कोई या मेडिकल कॉलेज में ऐसा कोई डिपार्टमेंट होता है? ये पूछने वाली बात है। अगर ये होता है तो फिर सवाल ये पैदा होगा कि फिर SHO को क्यों पकड़ा गया बीच के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात ज़हन में रखिएगा कि ईदी साहब को भी, यानी कि फैसल ईदी भाई को भी, ईदी वेलफेयर को जब अप्रोच किया मुबैना तौर पर, तो उन्होंने कहा कि हम ये लाशें ले नहीं सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मुल्तान में कब्रिस्तान नहीं है। अब कब्रिस्तान की जगह किसने देनी है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सूरत यह है कि अल्टीमेटली जब एक डिसेक्शन हॉल में डिसेक्ट करने के बाद, डिसेक्ट करने का मतलब है सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक, तालिब इल्म उसको चीर फाड़ के, लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुझे नहीं पता कैसे किया जाए, उसको पढ़ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, उसको नर्व खोल के, मसल को खोल के, हर चीज़ को कई दफ़ा देख भाल के कर लेते हैं। अब वो कंज्यूम हो जाती है। इसके बाद उसको कफन देकर, उसका जनाजा कर कर उसको दफन करना, ये मकामी हुकूमत का या कोई कौंसिल का या किसी का या थाने का काम हुआ करता था। ये मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि म्यो हॉस्पिटल में ही हुआ करता था। अब वो होता है कि नहीं होता है मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन म्यो हॉस्पिटल की मॉर्चरी के पास भी आप जाइए, आप वहाँ से गुजर नहीं सकेंगे, जितनी बदबू आएगी। कुछ बदबू तो होती है उन केमिकल्स की जो बॉडीज़ को ड्राई करने के लिए डाली जाती हैं। कुछ बॉडीज़ को, ये जिस तरह के हमारे नुमाइंदा फरमा रहे थे, ड्राई, सन ड्राई, नेचुरल ड्राई करने के लिए रखा जाता है। और वो बेहुरमती से ज़्यादा एक प्रोसेस है जिसमें से जाना ही पड़ेगा। ये आपने सारी बातें सुनी हुजूर अक़दस। अब मुझे बताइए कि अगर इसका ब्लेम मैं डालूँ तो मैं किस पे डालूँगा कि ये लाशें जो हैं वो वहाँ पे बेवारिस तो हैं ही, लेकिन वारिस हुकूमत तो होगी ना। ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की है बिलाल भाई। ये जुमला कि वो लावारिस थी, नबी करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी बतौर हुक्मरान वाली मदीना, एक रियासत के सरबराह के तौर पर आप फरमाते हैं अना वली मन ला वली लहू, जिसका कोई वाली वारिस नहीं है उसका मैं वाली वारिस हूँ, मैं हुक्मरान हूँ, मैं रियासत मदीना का सरबराह हूँ। तो जो इंतजामिया होती है, हुकूमत होती है, ये वाली वारिस होती है अपनी आवाम की। वारिस हो तो मुर्दों की वारिस हो ना, यही तो बात है। तो यही आप पूछ रहे हैं कि कौन इसके जिम्मेदार है। हम सब मिन हैसुल कौम जिम्मेदार हैं सबसे पहले, जिन्होंने उनको लावारिस करार दिया। और दूसरी बात, उसके बाद जो हॉस्पिटल वाले हैं इनका भी फ़र्ज़ था, इनको इस्लाम की तालीमात का से आगाह होना चाहिए। हमेशा मदारस और जामियात दीनी इदारों के आते हैं, तो ये जिन्होंने पढ़े कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इतने बड़े बड़े डॉक्टर और सर्जन बने, इनको कोई इस्लाम का शऊर नहीं है। इस्लाम की क्या तालीम है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया। मैं आपको रोक के एक बात कहूँ यहाँ पे जी, पता नहीं आपको इस बात का इल्म है कि नहीं है। हुकूमत ने जितनी भी इंजीनियरिंग और मेडिकल एजुकेशन है इसमें इस्लामियत लाजमी करार दे दी। अब वो इस्लामियत जब पढ़ाने आते हैं मुफ्ती साहब, तो वो अपना एक टिपिकल कोर्स पढ़ाते हैं। मिसाल के तौर पे इनको बड़ी दफ़ा कहा है कि हुजूर अक़दस अगर आपने मेरे कॉलेज में आना है और आपने इस्लामियत पढ़ानी है तो आर्किटेक्चर का, आर्ट का जो इस्लाम का ताल्लुक़ है, आप इसके ऊपर बच्चों को समझाएं, उनको अकल हो कि ज़ीरो किसको कहते हैं, डॉट किसको कहते हैं। इसी तरह जब मेडिकल कॉलेज में जाएँ तो हुर्मत लाश, हुर्मत इंसानियत आप क्यों नहीं पढ़ा सकते? आपने क्यों वही चीज़ पढ़ानी है छोटे से अरसे के लिए जिसका कि इन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं। बहुत खूबसूरत बात आपने की। यकीन नबी करीम अलैहिस्सलाम की कितनी वाज़ेह तालीम है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जनाज़े में शरीक हुए, तदफीन के लिए कब्र पे पहुँचे तो अभी कब्र तैयार हो रही थी, कुछ टाइम था, तो आप तशरीफ़ फरमा हो गए और कब्र खोदने वाले ने खोदते खोदते एक बड़ी हड्डी निकल आई जो पहले कोई वहाँ पर जनाज़े दफन हुआ था, तो उसने उसको तोड़ना चाहा तो रसूलुल्लाह सख्ती से मना किया और फरमाया तुम्हें पता होना चाहिए कि मुसलमान की हड्डी तोड़ना फौत होने के बाद का कसर ही हय्यन, ऐसे ही है जैसे उसको जिंदगी में। तो कुरान पाक में अल्लाह फरमा रहे हैं वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने तो इंसान के हर बेटे को हमने लावारिस बनाया हुआ। और ये कहाँ से ये फलसफा आया हुआ है? कुरान ये फरमा रहा है कि हर बनी आदम चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो,
हम तो उसकी भी लाश और उसकी ज़िंदगी में उसकी हुर्मत के कायल हैं। तो इसलिए ये जो सारा सिलसिला हुआ है ना, हकीकतन इंतहाई अफसोसनाक हुआ है। इसमें अस्पताल की इंतज़ामिया वो भी ज़िम्मेदार है, उनको ये चाहिए था कि इस हवाले। और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ, आप फरमा रहे थे ना बार बार कि ये तालीम के लिए ज़रूरी है। इस दौर में अल-अहकाम ततग़य्यरु बितग़य्युरिल अहवाल, हालात बदल जाए ना तो दीनी और शरई अहकाम ही बदल जाते हैं। जैसे ये बदला हमने उस वक़्त कि ज़रूरत है जी इसलिए कोई लाश पकड़ें बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए। आज के इस दौर में मसनूई चीज़ें आ चुकी हैं, हमारे वीडियो कैमरे आ चुके हैं, इस कदर बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें आ चुकी हैं, उनके ज़रिए क्या हम अपने बच्चों को मसनूई लाश नहीं दे सकते? मैं इस पर दोबारा आऊँगा कि मसनूई लाश दी जा सकती है। हुजूर अक़दस एक लाश है, तालिब इल्म ने उसको पाँव से लेकर ज़मीन तक चीरना है, सिर्फ एक तालिब इल्म ने नहीं, 20 ने उसको ऐसा करना है। क्या ये हुर्मत के कानून में फॉल करेगा? क्या ये ताज़ीम नहीं होगी? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ कानूनी और शरई दोनों हवालों से बात करना चाहूँगा बिलाल साहब। बिलाल भाई, बात ये है कि जो चीर फाड़ है ना, इसका जो सबसे बड़ा जिम्मेदार ये इस मुल्क का कानून है, जिसने मादर पिदर इनको आज़ादी दे रखी हुई है। तभी तो मेडिकल के शोबे वाले ही मुलविस होंगे ना, वरना ये कानून है। जो चीर फाड़ का जो कानून बना हुआ है, वो जो बेलगाम कानून है। किस चीज़ का कानून? कि आप पोस्टमार्टम कर सकते हैं, आप चीर फाड़ कर सकते हैं। देखे ना, चीर फाड़ नहीं कर सकते। पोस्टमार्टम पे सवालात अलग है। नहीं, पोस्टमार्टम शरी भी है, गैर शरी भी है, दोनों चीज़ें। अगर आप उस पर घंटे का प्रोग्राम कर लीजिए। कैसे फैसला करेंगे? वो ये है कि अगर कोई नागुज़ीर वजह है तो फिर तो पोस्टमार्टम की इजाज़त है। तो गुज़ीर वजह से तो पोस्टमार्टम होगा ही नहीं ना? नहीं, देखें क्यों नहीं होगा। रोड एक्सीडेंट में एक बंदा फौत हो गया, बस काफ़ी है। हाँ? लेकिन एक किसी के कातिल को तलाश करना है। ये फैसला आलिम करेगा या डॉक्टर करेगा? आलिम और डॉक्टर दोनों करेंगे, दोनों की फील्ड है। आपने तो इस्लामी बैंक बना दिया हॉस्पिटल को भी, वहाँ पे भी मुफ्ती जो है वो हायर होंगे, वो फैसला करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। जो शरी मसला है वो आलिम से पूछेंगे, शरी मसले के साथ जिसकी फील्ड है उससे पूछा जाएगा, दोनों मुंसलिक होंगे। पोस्टमार्टम शरी भी है। निज़ामी में आपने एनाटमी पढ़ी है? नहीं, पढ़ने या न पढ़ने इसके आप उसूल पढ़े, उसूल पढ़े। वो उसूल एनाटमी के साथ भी ताल्लुक रखते हैं। हाँ। वो उसूल गैर एनाटमी के साथ भी ताल्लुक रखते हैं। बात कीजिएगा। आप मुनाजरा कर रहे हैं ना, करें मेरे साथ। मैं क्यों मुनाजरा करूं? कर रहे हैं ना आप, तो मुझे जवाब देने नहीं दे रहे। आप मुझे किन्हें एनाटमी पढ़ी, मैं कहूँगा नहीं जी नहीं पढ़ी। भाई मैंने उसूल पढ़े हैं। मुफ्ती महमूद से सवाल हुआ था, शाह साहब कहते ये आपने हिटलर की हिस्ट्री पढ़ी है? मुफ्ती महमूद साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। कहता हिस्ट्री तो नहीं पढ़ी, अंजाम उसका पढ़ा। बात ये है, क्या मतलब एनाटमी पढ़ने का? बात ये कि शरी उसूल क्या अकल थी, मुझे जरा ये समझाना। क्या चीज़? कि इसमें मैंने उसका अंजाम पढ़ा, क्या था? बड़ी गैरत वाली मौत मरी उसने। ये पर्सपेक्टिव नहीं हो सकता। मत कीजिए इस तरह की बातें जो आपका डोमेन ही नहीं है। सवाल को कहां से कहां ले जा रहे हैं। बात ये है कि आपने कहा, आप कह रहे हैं कि एनाटमी के साथ अगर किसका ऑटोप्सी होना नहीं होना, ये भी एक मुफ्ती साथ मिलकर फैसला करेगा। जी, शरी जो उसूल हैं वो मुफ्ती आलिम ही फैसला करेगा। और उस मुफ्ती आलिम के साथ अगर कोई ऐसी फील्ड का सवाल लाहिक हो चुका है जिसका फैसला डॉक्टर ने करना है, इंजीनियर ने करना है, बिलाल कुतुब साहब ने करना है, उनको लाया जाए। ठीक है? हर सवाल के साथ अगर वो शरीयत का मसला है तो आप जो शरीयत के माहिर हैं उनसे पूछेंगे। ब्रेक ले लो, ले लीजिएगा। हर पेशेंट जो है ना हार्ट का भी, वो भी फैसला करे तो मस्जिद के मौलवी से जाके करे कि जी ओपन हार्ट कराऊंगा, ये जी मजाक है। वक्फा लेके वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलीक भाई, बात जो है वो यहाँ पर आ गई कि जो शरई मामलात हैं और जो मेडिकल मामलात हैं उनमें शरीयत की तरफ से मुफ्ती साहिबान को शामिल करना चाहिए मेडिकल कॉलेजेस में या हॉस्पिटल्स में। आप इस बात को मुकम्मल कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके उसी सवाल की तरफ आऊँगा, उसी चीर फाड़ के सवाल की तरफ, कि जो चीर फाड़ की एक बेलगाम आज़ादी है, उस कानून को बिल्कुल ख़त्म ना करें। हम नहीं कहते कानून ख़त्म करें, लेकिन उस कानून के जो सुकून है उसको दूर करें ताकि लाशों की बेहुरमती ना हो। कानून के हवाले से इतनी बात काफ़ी। अभी शरी हवाले से बात करूँ। शरी हवाले से एक मय्यत की लाश को मेडिकल तजर्बात के लिए इस्तेमाल करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक। अलबत्ता ये गुंजाइश ज़रूर है कि ऑपरेशन होते हैं हॉस्पिटल्स में, आपने स्टूडेंट्स को दिखाना है तो ले जाके स्टूडेंट्स को खड़ा करें जहाँ ऑपरेशन हो रहा है बराह रास्त। कितना आसान बेहतरीन तरीका है, बजाय मुर्दों पर
दिखा दें जी, दिखाएं। और जो मतलब बड़े प्रोफेसर जो हैं वो ऑपरेशन कर रहे हैं, पेट का किसी का ऑपरेशन हो रहा है वो उसको दिखा दिया जाए, जी, किसी की टांग का हो रहा है उसको दिखा दिया जाए, स्टूडेंट्स को ले जाए, बाकी जो शरई तकाज़े जहाँ तक पूरे हो सकते हैं उसको करने की कोशिश करें। एक बात। दूसरी बात ये है कि दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है कि उसने मस्नूई मर्द और मस्नूई औरतें आज़ाद कर बना दी और सब कुछ काम कर रहे हैं। अगर ये यहाँ तक ये काम हो रहा है तो एक जायज़ काम के लिए वो एक मस्नूई मर्द और औरत पे कोई शरीयत नहीं लगती जी। वो औरत है, एक आदमी उसके ऊपर काम कर रहा है, मैं कह रहा हूँ ना, मस्नूई मर्द बना दें, उस पर कोई शरीयत तो नहीं लगेगी? नहीं जी, कोई नहीं लगेगी, उस पर करें। और तीसरी बात, जो इंसानी जिस्म के करीब करीब जो जानवर है उनको उन पे लर्न करें, जी, उन पे इंसान पे ना करें। इंसान पे कोई इजाज़त नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया। आपने जिस तरह के मैट्रिक और एफएससी में पिथ करना, PITH पिथ करना सीखा था डड्डू को, उसी तरह क्योंकि वो ह्यूमन ब्रेन के करीब करीब पिथिंग होती है, तो आप डड्डू पे सीखें तो उससे आप बेहतर इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, अल्लाह अफाका देगा। मुफ्ती साकिब हुसैन साहब ये फरमाइए कि एक तालिब इल्म है, उसने डॉक्टर बनना है, एनाटमी है किताब ग्रेज, अब इसके अंदर क्या उलमाए कराम अपना हिस्सा डालेंगे कि इसमें शरीयत और गैर शरीयत क्या होगी, या ऐसा करें कि वो जो 25-40 लोगों का जो एक ग्रुप होता है जो कि सर्जरी सीख रहा होता है, उसमें बच्चियां भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, वहाँ पे मुफ्ती साहब को महरम और गैर महरम के तकाजे पूरे करते हुए खड़ा किया जाए। ये बच्चे हमारे आइंदा आने वाले वक्त में किस तरह सीखें कि ये निश्तर हॉस्पिटल से निकलें या किंग एडवर्ड से निकलें, ये अच्छे डॉक्टर बन सकें? क्या ये वाकई मजहबी मसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया, आपने इस हसास मौजू पर मुझे ज़हमत दी। देखिए, सबसे पहले तो शरीयत मुताहरा को हमने देखना है। बिल्कुल सबसे पहले तो उन्हें अच्छा डॉक्टर बनने से पहले अच्छा मुसलमान बनना चाहिए, और उन्हें इस बात को जानना चाहिए कि वो इतनी महंगी बड़ी बड़ी फ़ीसें देकर जब वो डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो कम से कम वो कुछ खर्च करके कम से कम अच्छे मुसलमान बने, और वो ये जांचें, जैसे आपने फरमाया ना कि वो महरम और गैर महरम का मामला, यहाँ तो हुर्मत मैयत का मामला चल रहा है इस वक्त। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि जब किसी का इंतकाल हो जाए तो सबसे पहले आपने फरमाया कि उसकी तदफीन में जल्दी करो, और फिर उसको उसके जनाजे में जल्दी करो, और जब जनाजा पढ़ा लिया तो उसकी तदफीन में जल्दी करो। अल्लामा साहब, आप मौजू पर आ जाएं, वो सारी बातें हमें पता है, आप मौजू पर आ जाएं। जी फरमाइए। मौजू ये नहीं है आपका? मतलब जो इंसान की बॉडी है उस पे क्या कोई तालिब इल्म जो है वो एनाटमी सीखे या ना सीखे? हाँ जी, ये फरमाइए। जी, मसला ये है, शरीयत मुताहरा ने जो है किसी भी मैयत पर जो है वो किसी तरह का भी कोई जुल्म और तशद्दुद करने से मना किया है। अब उस पर तजर्बे करते रहे, यहाँ से काटे वहाँ से काटे, ये तो अंग्रेज़ का निज़ाम था। शरीयत मुताहरा ने इसको मना किया। और फिर आप ये देखिए, नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो जो हमने ब्लड प्रेशर डिस्कवर किया था, वो जो हम कहते हैं हमारे साइंसदानों ने हार्ट का जो सिस्टम था वो डिस्कवर किया था, वो जिंदों पे किया था। देखिए, जिंदों का अगर ऑपरेशन हो रहा है तो उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए तो सब कुछ कर सकते हैं ना। और सर, मेरा तो सवाल ही मुख्तलिफ है ना। मेरे सवाल पर आइए। जो हमारे आइमा कराम ने, जो हमारे इतने बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स ने, जो कि उस्मानिया दौर में आके हमने सत्यानाश खुद अपने हाथों से किया इस बहस में कि बल्ब जलाना मस्जिद के अंदर हराम है कि हलाल है, मैं इस हवाले से आपसे पूछ रहा हूँ, मेरी सिंपल सी बात का जवाब दीजिए। हमारा तालिब इल्म आज हलाल कर रहा है कि अगर एनाटमी सीख रहा है, या हराम कर रहा है? नहीं, देखें, आप घुमा फिरा के जो है ना कहाँ से कहाँ ला करके जो है वो मामले को थोड़ा सा आगे पीछे कर रहे हैं, माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये है कि जो आपसे सवाल किया आपने, हुजूर, आप इस मामले को आगे पीछे करके मुझे मेरी बात का जवाब दीजिए, क्योंकि मैं आपके आगे पीछे में नहीं आने वाला। नहीं, देखिए, आप जवाब समाप्त फरमाइए कि अगर जिंदा का ऑपरेशन हो रहा है, बाईपास हो रहा है, उसकी ज़िंदगी मामला है, ख्वाह खून देना मामला हो उसका, या ऑपरेशन का मामला हो, या मुर्दार खाने का मामला हो, ये मामला अलग है। और इसको अगर आप सल्तनत उस्मानिया से जोड़ देंगे और फिर ये चीज़ों को जोड़ देंगे तो वो ये इसका यहाँ ताल्लुक ही नहीं है, यहाँ बात ही नहीं हो रही वो वाली ना। बात ये हो रही है कि ये जो मुर्दे हमने देखे अस्पताल की छत के ऊपर, बिल्कुल हो रही है। मंतक की बात है कि जब आप बल्ब के हलाल हराम होने के ऊपर फैसले करेंगे तो इस्लामी हुकूमत चाहे 3/4 हो, वो खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है आज वो कि आज हमारा तालिब इल्म, लड़का और लड़की, क्या एनाटमी सीखे या ना सीखे, या मुफ्ती साहब की मौजूदगी में सीखे? बिल्कुल इस्लामी कवानीन की रोशनी में सीखे, बिल्कुल सीखे, हम उसको मना नहीं करते, वो बिल्कुल सीखे, जदीद उलूम सीखे इस्लामी। जी सर, वो जिस्म को काटना है लाश के ऊपर, वो कौन से कवानीन है? देखिए, शरई तौर पर जो है, आप उसकी वजाहत फरमाइए। शरई तौर पर जो है जिस्म को काटने की इजाज़त ही नहीं ना शरीयत में, पहली बात तो ये है।
अब आप उस पर बजीद हो जाएं, ये कानून ही अंग्रेज ने बनाया। एक सेकंड रुक जाइए, शरीयत में इजाजत नहीं है, मैं तो आपकी बात को तस्लीम कर रहा हूँ नाज़ुर। इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमान कभी कोई डॉक्टर ना बने? नहीं, ये कब कहा हमने? मुसलमान जो था वो हमेशा हकीम रहा। कैसे सीखेगा मुसलमान? हमेशा हकीम रहा। कैसे करेगा जी, समाज कैसे सीखेगा? जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ, मुसलमान हमेशा हकीम रहा, जड़ी बूटियों से उसने इलाज किया, और फिर उसके बाद जो है उसमें जर्रा भी थे, और उसमें जो है वो बहुत बेहतरीन हकीम थे कि जो खून पछना लगवाते थे, खून निकलवाते थे, जो कहीं दर्द होता था खून निकलवाते थे। जी हजूर, वो जराही जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मुसलमान थे, जर्रा थे कभी? जरा का मतलब है सर्जन होना। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर्जरी किसकी करते थे? बिल्कुल ऐसा ही है, अगर कहीं कट लग जाए, खून निकलना शुरू हो जाए, तो वहाँ से उसको राख से वो बंद करते थे। ये तो हदीस पाक के अंदर मौजूद है। लेकिन अब ये जो जदीद दौर आया, कैसे बंद करते थे? टांका लगाते थे, सुई चुभोते थे, टांके भी लगाते थे, बिल्कुल टांके भी लगाते थे। कुछ तो बताए ना। बिल्कुल टांके भी लगाते थे, सुई से टांके भी लगाते थे। तो टांके लगा के तो आप जिस्म के अंदर सुई डाल रहे हैं, वो तो हुर्मत ना हुई फिर? मैं वही तो आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जिंदा का अगर वजूद अगर इससे बाकी रह सकता है तो वो करने की इजाजत है। जैसे मैं जाऊंगा वक्फे पे, आपने सोच लेना है इस बात पे और थोड़ा सा लिहाज करना है, मेरे नालायक सवाल का जवाब डायरेक्ट देना है आपने। छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अक़दस हदीयतन पेश कर रहा हूँ आपको ये बात। इमाम राजी जो हैं, इन्होंने इजाद, ये इसको कहते हैं कि मुसलमानों के वो इमाम हैं जिन्होंने के तिब के अंदर जर्रा जो है उसको इंट्रोड्यूस कराया दुनिया को। तो ये पहली बात तो ये कि अगर हम अपने मौक़िफ़ पे कायम रहे तो हमें उनके ऊपर से ये टाइटल लेना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि मैं तमाम लोगों की इज़्ज़त करता हूँ, तमाम मसाले की इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन एक मसलक तो ये भी फरमा रही है ना कि दुनिया जो है वो स्टेशनरी है और बाकी सारी सूरज जो है वो उसके गिर्द घूम रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे आने वाली नस्लों पे क्या असर करेंगी, इसको छोड़ दीजिए। मेरा सिर्फ मसला ये है इस वक्त कि दुनिया में कहीं ऐसी तरक्की नहीं हुई कि आप किसी कमरे में बिठाकर एक पायलट पैदा कर सकें। हालांकि आप उसका एक पूरा निज़ाम जो है वो बना सकते। आप जब तक जहाज़ उड़ाएंगे नहीं, आपके 900 घंटे होंगे नहीं, आप उसके बाद आगे जा ही नहीं सकते। अब इसमें भी हैंड ऑन आपको लैंडिंग करनी है, हैंड ऑन आपको टेक ऑफ करना है। जब तक हैंड ऑन नहीं होगा तब तक हमारा बच्चा डॉक्टर बन नहीं सकता। क्या हमें वाकई इनको शरई मसाइल में फंसाना चाहिए? देखें, पहली तो बात यह है कि मुसलमान ज़िंदगी के हर शोबे में मुसलमान नज़र आना चाहिए। अल्लाह और रसूल की जो तालीमात हैं ये किसी लिहाज से किसी शोबे में तरक्की की राह में कभी हायल नहीं होती। इस्लाम में अल्लाह ने इतनी लचक रखी है। मैंने कभी पिछली गुफ्तगू में फार्मूला पेश किया है, अल-अहकाम ततग़य्यरु बितग़य्युरिल अहवाल। हालात बदल जाए ना तो दीन के अहकाम ही बदल जाते हैं। और कुरान पाक में अल्लाह ने इसको बयान किया है, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम। अल्लाह के दीन की तालीमात पर अमल करो जितनी तुम्हारे अंदर उस वक़्त इस्तिताअत हो। नबी पाक इस्लाम का भी अपना फरमान है, इज़ा अमरतुकुम बिअमरिन फ़अतू मिन्हु मस्तताअतुम। जब मैं तुम्हें कुछ दीन की तालीम दूँ तो उस पर अमल किया करो जितनी तुम्हारे अंदर इस्तिताअत हो। फमनिस्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैहि। अल्लाह ने फला चीज़ हराम कर दी, फरमा अगर लाचार हो जो खाना ही पड़े तो खा लो, तो खा सकते हो, ज़िंदगी बचाने के लिए। ज़िंदगी बचानी चाहिए। तो जहाँ तक मैं ये पहले अर्ज़ कर रहा था कि लाश की बेहुरमती ये जो है ना ये इस्लाम की बुनियादी तालीम है और ये कितनी पाकीज़ा तरीम, और ये सारे मज़ाहिब के अंदर है, ये सिर्फ इस्लाम के अंदर नहीं है, ये क्रिश्चियन मज़हब के अंदर भी मौजूद है, यहूदी हर मज़हब के अंदर है। नंबर 2, लेकिन इस्लाम ने इसको बहुत ज़्यादा उजागर किया। अब दूसरी बात कि एक वक़्त था, जैसे अभी आप फरमा रहे हैं कि उस वक़्त एक लाश की ज़रूरत होती थी और वो लाश उस वक़्त के जो हमारे अहले इल्म थे ना, उलमा, उन्हें बताया कि एक मुसलमान या गैर मुस्लिम भी जो हमारी रियासत के अंदर एक ज़िम्मी शहरी के तौर पे आबाद है, उसकी लाश उसी तरह हमारे लिए यह हुर्मत वाली है। लेकिन उसका उन्होंने हाल ये निकाला था कि जो हरबी, जो हमारे साथ जंगजू है, हमारे ऊपर हमला आवर है, हमारी रियासत का दुश्मन मुखालिफ है, अगर उसकी लाश हमारे हाथ लग जाती है तो फिर हम उसको दफन करने के पाबंद नहीं है। उसको जैसे फेंक देते लो तो हम उससे इस्तेफादा कर सकते हैं। तो उन्होंने इस तरह की लाश से तलबा के इस्तेफादे का रास्ता खोला। अब मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मौजूदा दौर में
अगर मसनूई कोई लाश बन सकती है, उसके तमाम आज़ाद, तमाम हिस्से उसमें नुमायाँ हो सकते हैं, कैमरे की मदद से उससे इस्तेफादा किया जा सकता है, तो ये ज़्यादा औला, ज़्यादा बेहतर और इस्लाम की तालीमात के मुताबिक होगा। और अगर आप समझते हैं दयानतदारी से, और हमारे अतिबा ये समझते हैं, इस फ़न के माहिरीन ये समझते हैं, वो मुसलमान हैं, अल्लाह और रसूल की तालीमात के वो भी इसी तरह पाबंद जैसे हम पाबंद, अगर वो ये समझते हैं कि नहीं, इसके बावजूद भी हमें एक ओरिजिनल, एक हकीकी बॉडी चाहिए, तो इस्लाम के लचकदार उसूलों के अंदर इसकी गुंजाइश मौजूद है। जल्दी से मेरे दिमाग में सवाल आया, अगर आप दोनों हज़रात इसका जवाब देते हैं कि एक चीज़ होती है स्टेम सेल करना। मिसाल के तौर पे डॉली का एक बड़ा नाम आया था, एक मैगजीन से, जो टाइम मैगजीन थे, उनमें डॉली की एक बड़ी तस्वीर आई थी। वो तस्वीर ये थी कि आपने बग़ैर मेल फीमेल के आपने एक नया बच्चा पैदा कर लिया था लेबॉरेटरी के अंदर। तो क्या ये मुमकिन है कि अगर एक सेल लिया जाए किसी इंसान से, उसको लेबॉरेटरी के अंदर बिल्कुल वैसा ही इंसान एक दूसरा बना लिया जाए? तो वो ये तो नहीं है ना वो किसी शादी से बना है, वो लेबॉरेटरी में बना है। क्या ये जाली शख्स होगा या ये असली शख्स होगा? क्या इसके ऊपर सीखा जा सकेगा? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है ना किसी की वल्दियत का, किसी के ख़ानदानी औसाफ का, हस्ब नसब का, ये इस्लाम के एक अहम शुब है। इसलिए हम कोई नकली शक्ली जो चीज़ें हैं ना, इसका इस्लाम के अंदर कोई दरवाज़ा नहीं खोला जा सकता। क्या हैसियत होगी? लेकिन अगर कोई उसके अंदर रूह नहीं है, एक ढांचा बन गया है, उससे इस्तेफादा हो सकता है तलबा के, तो कोई उसमें अर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं, ऐसा किया जा सकता है। हुज़ूर इस पर ज़रा तवज्जो कर दीजिएगा, बिल्कुल आखिरी लम्हात है कि अगर कोई कहे कि दुनिया सीधी है और हमारा मजहब ये कहता है, तो क्या हमें मान लेना चाहिए? क्या कोई ये कहे कि दुनिया रुकी हुई है और बाकी सारी चीज़ें, इस्लाम का ताल्लुक इन चीज़ों से नहीं है, ताल्लुक है इस्लाम के इन चीज़ों से। सर, वो जो फतवा दे रहे हैं वो इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर नहीं, इस तरह इस्लाम के इन चीज़ों के साथ इस्लाम साइंस का पाबंद नहीं है। इस्लाम एक निज़ाम हयात है, तो फिर फतवा नहीं देना चाहिए। किस चीज़ का फतवा दे रहे हैं? उसका फतवे से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। वो देखिए, साइंस के हकाम कितने बदल चुके हैं। आप मुझे बतलाएं कि 200 साल के अंदर साइंस के उसूल कुछ पहले अभी यानी बदलते जाते हैं ना, साइंस के तजर्बात और मुशाहदात के बाद पहले उसूल होता है, बदलते हैं। तो इसलिए हमें इस्लाम के साथ उनके अंदाज से जोड़ना और तकाबुल करना, इसकी हमें ज़रूरत नहीं होगी। आप इंतहाई अदब के साथ बात करता हूँ। हालात वो तब्दील होते हैं जो तब्दीली के काबिल होते हैं। जो अहवाल के तब्दील होने से तब्दीली के काबिल न हो तो तब्दील नहीं होते हैं। क्या मतलब? तो मतलब ये कि हम यही समझते हैं, इख्तलाफ राय अपनी जगह मौजूद है, कि लाश के साथ किसी तरह भी तजर्बा नहीं होना चाहिए। आपने बात की पायलट की, वहाँ कोई इंसानी लाश की बेहुरमती नहीं हो रही है। वो ऑन हैंड ही सब कुछ होगा, वो तजर्बा करेगा, वो अपनी जहाज़ उतारेगा, सारा कुछ करेगा। इसको क़ियास करके हुए लाश पर आ जाना नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना कि एक मरीज़ का इलाज नहीं हो सकेगा, वो फोत हो जाएगा, तो होने दे। 5 साल बाद होना है तो 5 साल पहले भी बड़ी बात हुई। लाश की बेहुरमती करके इलाज सीखने की शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं। इलाज की बेहुरमती करके शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं है कि वो शख्स जो उसके मुतबादिल ज़राए मौजूद है, जो है वो मुतबादिल ज़राए मौजूद। ये फैसला जो है ये मेडिकल कॉलेजेस के अंदर डिबेट आप बैठ के अपने प्रोफेसर साहिबान से करें, उलमा कराम को बनाइए और देखिए कि ये नया रंग जो है ये किस तरफ आपको लेके जाएगा।